नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के पर्दे पर, फ़िल्मों के पर्दे पर बदलती हुई फ़िल्मी नायिकाओं की जो भूमिका है या उनका जो जिस तरीके से उनका चरित्र चित्रण किया जाता रहा है इस फ़िल्मों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से सिनेमा के पर्दे पर स्त्री पात्रों का चेहरा बदला है, उनका कैरेक्टराइज़ेशन बदला है, उनको प्रेज़ेंट करने का तरीका बदला है। कौन है वो कलाकार, कौन है वो फ़िल्मकार, किस तरह की कहानियाँ हैं, किस तरह की वो फ़िल्में हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और क्या ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये समाज में किस तरह का संदेश देते हैं या समाज से किस तरह का संदेश लेते हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ख़ास लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के बारे में लगातार अध्ययन करते रहते हैं और सिनेमा के बारे में अपनी जानकारियों से दर्शकों को लाभान्वित करते रहते हैं। मेरे साथ प्रोफ़ेसर जबरीमल पारख हैं, जो कि सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येताओं में शामिल किए जाते हैं हिंदी में। पिछले लगभग 3-4 दशकों से पारख साहब लगातार सिनेमा के बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, नियमित लेखन करते रहते हैं। पारख साहब आपका स्वागत है। मैथिली राव जी हैं हमारे साथ। मैथिली जी अंग्रेज़ी में लगातार लेखन करती रहती हैं और ख़ास तौर से जो महिला पात्रों वाली आज हम बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, उस पर हम आज उनसे बात करेंगे। अंग्रेज़ी में लिखती हैं लेकिन हिंदी की चर्चाओं में लगातार शामिल होती हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैथिली जी। अजय ब्रह्मात्मक जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं हिंदी में और अखबारों के साथ-साथ अब वो यूट्यूब पर और डिजिटल मीडिया में लगातार सक्रिय हैं, किताबें लिख चुके हैं। लगातार सिनेमा पर अपनी जानकारियों, विश्लेषणों से लोगों की समझ को समृद्ध करते रहते हैं। मेरे साथ सौम्या बैजल जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं, सिनेमा संस्कृति के मुद्दों पर। शीबा असलम फ़हमी साहिबा हैं, पत्रकार हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर लगातार टिप्पणियाँ करती रहती हैं, इस तरह की चर्चाओं में शामिल होती हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सौम्या जी बातचीत की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी जी। हाल ही में गया है। हम ये कह सकते हैं कि 1 साल महिला दिवस का जो है वो और ख़त्म हुआ है और हम जी। आज महिला पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा का जब से सफ़र शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक अगर हम हिंदी सिनेमा के मतलब जो भी उसकी यात्रा है, उसमें महिला पात्रों की जो बदलती छवियाँ हैं, उनके बारे में बात करें तो आपके क्या इंप्रेशंस होंगे? मैं भी बता दूँ कि जैसे अभी मैंने एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है लापता लेडीज़ जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो वो फ़िल्म हमने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें किरण राव जो कि उसकी निर्देशिका है, महिला हैं और उन्होंने जिस तरह से कुछ बहुत जो हमारे समाज में प्रथाएँ हैं, जैसे घूंघट की प्रथा है या औरत को किस तरीके से एक सब्जुगेट करके रखना है, उसकी ये और उसके क्या नुकसान हैं और वो किस तरह से औरत की आज़ादी की बात करती हैं, एक बहुत ही छोटे परिवेश में, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने गाँव की महिलाओं या छोटे कस्बों की महिलाओं की कहानी उठाई है, लेकिन उसके संदेश बहुत व्यापक हैं। सौम्या जी, आपकी राय जानना चाहूँगा इस तरह के सिनेमा के बारे में और इस तरह के फ़िल्मकारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और फ़िल्मों के बारे में। सौम्या जी। जी। सभी को नमस्ते। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसके जो सिर्फ़ अपने आप में एक पूरा शो बन सकता है। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है देखने के लिए वो ये है कि शुरुआती दौर से हिंदी सिनेमा के मतलब साइलेंट एरा के बाद से अगर आप 1950s का सिनेमा देखिए जब हमारे पास राज कपूर, गुरुदत्त, देवानंद ये सब लोग जब फ़िल्में बना रहे थे, किस किस्म की फ़िल्में लिखी जा रही थीं। उस दौर में हमें ऐसी नायिकाओं की परिभाषाएँ मिली हैं, ऐसी एक्ट्रेसेस मिली हैं मतलब आप कोई भी फ़िल्म मतलब आप बंदिनी से लेके मतलब जब बिमल दा फ़िल्में बना रहे थे और मतलब उसके बाद आप कागज़ के फूल पे आइए, प्यासा पे आइए, फिर आप और आगे चलिए। वो जो दौर था 1950s का, उसमें जो हमें जिस तरह से औरतों के पात्र लिखे जा रहे थे, वो शायद मेरी समझ में इतने ज़्यादा पितृसत्तात्मक नहीं थे, जितने 80s और 90s में आके हिंदी सिनेमा में हुए। मतलब women were looked at as not propellers to a story सिर्फ इसलिए पात्र नहीं थे कि वो कहानी को आगे बढ़ाएँ, लेकिन वो पात्र ऐसे थे जो जिनके बारे में वो कहानियाँ भी थीं। अ, और
मुझे एक चीज करना बहुत पसंद है कि अगर आप पोस्टर्स देखिए हिंदी सिनेमा के, मधुमती का पोस्टर था, बंदनी के पोस्टर्स थे, ये सब टाइटल रोल्स थे औरतों के, उनकी कहानियां थी। अ, उनकी सशक्त होने की जो जर्नी थी वो थी, जिसमें उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे आपको वो नजर आते थे। पोस्टर्स में अगर आप देखिए तो कंप्लीट फेसेस थे इन सभी नायिकाओं के। लेकिन जब आप 70s में आते हैं और वो एंग्री यंग मैन की परिभाषा आती है, द मैन टेक्स ओवर एंड द पर्सोना ऑफ द मैन टेक्स ओवर देन द स्टोरी देन द वुमेन। तो वहां पे आप देखते हैं कि या तो वो औरत जो जो पेट्रियार्की को तोड़ रही है या अपनी मर्जी से कुछ कर रही है या सिगरेट पी रही है या शराब पी रही है, वो ज्यादातर वैम्प के रोल में आपको नजर आती है, जो अपने आप में बहुत क्लियरली ये एक एक परिभाषित सी चीज थी कि जो पितृसत्ता से अलग होगी वो वैम्प होगी। और मतलब अगर आप वो हमारी फेरी टेल्स और बाकी कहानियों में देखिए, जो औरत अपना डिजायर प्रोजेक्ट करती है, जो औरत अपना सेक्सुअल डिजायर भी दिखाती है, वो ऑटोमेटिकली विलेनस हो जाती है। तो ये आपको सूपनखा के कैरेक्टर में नजर आता है, या आपको जितनी भी फेरी टेल्स हैं उनमें द सिंगल वुमन, द वुमन हु हैज अ डिजायर इज अ विच। तो वही आपको दोबारा 70s के दशक में नजर आया। पैरेलल सिनेमा का जो मूवमेंट था, उसने शायद दोबारा औरत को एक इंसानी रूप में देखा, और इसलिए आपको अलग अलग फिल्में मिली जिसमें औरतों की परिभाषाएं मतलब बदलती ही चली गई। वो फिल्में बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मेरे समझ से कि जो काम गाइड ने शुरू किया था, जो काम और पहले हमने सिनेमा में देखा, रेशमा और शेरा, इन सब में, वो काम फिर 80s में पैरेलल सिनेमा मूवमेंट में एक बार फिर लौट के आया। तो आपको वो जो एक औरत की जर्नी थी वो आपको नजर आने लगी। 90s भी एक बहुत ही पितृसत्तात्मक दौर रहा, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये सारी फिल्में आपको मिली, लेकिन ये सभी फिल्में एक एक मेल गेज से औरत को देख रही थी। तो एक मर्द को क्या चाहिए था औरत से, वो तब भी सबमिसिव है, वो तब भी सबमर्सिव है। एक पिता का वैलिडेशन चाहिए कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। एक एक मर्द चाहिए जो आके उसे इमेंसिपेट करे उसके ही प्यार के लिए। मतलब ये फिल्में इतनी पसंद इसलिए करी गई क्योंकि ये फिल्में पेट्रियार्की को टिक मार्क कर रही थी, और आज भी करती हैं। तो एक वो रियलिटी है। लेकिन जब आप अब आते हैं इस दौर में, बीच में एक ऐसा दौर आया था जब हमने लुटेरा जैसी फिल्म देखी, क्वीन जैसी फिल्में देखी, हाईवे आई, जब भी मेट आई। इन फिल्मों में हमें औरत का एक ऐसा स्वरूप मिला था जिसमें औरत के बारे में जो उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, जो उसकी अपनी चाह है, वो हमें दिखने लगी। लेकिन आज की तारीख में जो कमर्शियल सिनेमा है, उसने ये काम की औरत की कहानी कही जाए, उसे थोड़ा ओटीटी पे छोड़ दिया है, उसे इंडी सिनेमा पे छोड़ दिया है। क्योंकि आज की तारीख में हमें फिर पैसे बनाने वाली वो फिल्में दिख रही हैं जिसमें औरत इज जस्ट आर्म कैंडी। पीकू के बाद मुझे नहीं याद कि ऐसी कोई कमर्शियल हिंदी सिनेमा में ऐसी फिल्म आई हो जिसमें हमें लगे कि औरत की परिभाषा देखो कितनी कितनी संवेदनशील तरह से लिखी गई, इक्का दुक्का फिल्में छोड़ के, एक दिल धड़कने दो हो गई, ऐसा हो गया। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे लगता है कि अब चीजें आई हैं और वो बदल रही हैं, जो ये है कि औरतों द्वारा बनाई गई फिल्में, औरतों द्वारा औरत को देखने का जो नजरिया है, वहां चीजें बदल रही हैं। तो अगर आपने लापता लेडीज का जिक्र किया, वो भी इंडी फिल्म है, उसको भी इतनी रिलीज नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन एक औरत जिस तरह से औरत की स्ट्रगल को देखती है, उसमें आपको वो सेंसिटिविटी नजर आती है एक बार फिर, जो सेंसिटिविटी हम मिस कर रहे हैं, आपको वहां दिखता है। आपको जोया अख्तर के कैरेक्टर में, गली बॉय में, उन्होंने और रीमा कागती ने जो सफीना का कैरेक्टर रखा है, आपको उसमें नजर आता है। मतलब वो जज्बा है, वो चाह है, वो ड्रीम है, वो एम्बिशन है। औरत मर्द के परिवेश से अलग हट के अपने आप में क्या है, आपको औरतों द्वारा औरतों के लिए बनाई गई फिल्मों में नजर आ रहा है। तो जी। प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर हो गया दिल धड़कने दो में, जो सिर्फ इसलिए एक शादी से हटना चाहती है क्योंकि वो खुश नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको थप्पड़ जैसी फिल्म नजर आती है जहां अनुभव सिन्हा आके बात करते हैं। तो मेरी समझ में दौर
में अलग-अलग फ़िल्में आती हैं, जो अलग-अलग तरह से औरत की परिभाषा को देखती हैं। लेकिन जो जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि औरत की अपनी गेज़ और औरत का अपनी अपनी स्पीच, अपनी स्पेस, वो बनानी बहुत ज़रूरी है। दलित औरत के ऊपर जो कहानी बने, वो एक दलित औरत आके बनाए और वो जगह हमें बनानी होगी। एक जी। मुसलमान औरत की जो कहानी बनेगी, वो कहानी एक मुसलमान औरत आए और खुद लिखे, उससे मेरे हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। तो औरतों की परिभाषा जैसे-जैसे समाज बदला है, वैसे-वैसे ऊपर-नीचे हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने बहुत अब दिलचस्प औरतें बात हैं कही है जो कि काम कर रही हैं। दलित जी, महिला की कहानी दलित महिला बनाए और मुसलमान जी, महिला की कहानी मुसलमान महिला जी, बनाए। ये जी, अपने आप में एक मतलब इस पर हम काफ़ी अलग से बातचीत कर सकते हैं। शिवा जी, जी, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो चीज़ जहाँ जी, पर सौम्या जी ने अपनी बात छोड़ी है, वहीं से इसको आगे ले चलते हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन फ़िल्मों के नाम लिए अपनी बातचीत के क्रम में सौम्या जी ने, जैसे तमाम सारी फ़िल्में जो 50s की हैं या उससे पहले की भी हम देख लें, और आते-आते आज हम जब 2024 की हिंदी सिनेमा की महिला पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मदर इंडिया एक ज़माने में था, भारतीय नारी जिसको हम भारतीय नारी कहते हैं असल में, तो भारतीय नारी जो है वो भारतीय नारी का जो एक चेहरा बदलता रहा है, सिनेमा में ख़ास तौर से, उसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है, अभी मैं लापता लेडीज़ की बात इन्होंने की सौम्या जी ने, तो मुझे उसका एक डायलॉग याद आ गया कि उसमें एक महिला पात्र कहती है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है औरतों के साथ में कि ये भले घर की लड़की, अच्छे घर की लड़की वाला जो एक फ्रॉड है, मतलब ये उसको उस इमेज में कैद कर देने वाला, कि भले घर की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं या भले घर की लड़की ऐसा करती है, ये घूंघट लेती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो ये जो चीज़ है, इस इमेज से मुक्त होने की कोशिश में करती हुई जो सिनेमा है, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं और आपके दिमाग में क्या इंप्रेशंस हैं? शिवा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। ये जो भले घर की लड़की और ये वाला पूरा मामला है, ये फ़िल्मों में तो अभी खुदा का शुक्र है कि ये वाला डिस्कोर्स आया नहीं है, लेकिन समाज में ये वाला डिस्कोर्स बहुत तेज़ी से पनपा है और एक ख़ास तरह के जत्थे और गुट और दुर्गा वाहिनी और आरएसएस के लोगों आरएसएस के विंग से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनकी जो महिला शाखाएँ हैं, उसमें ये बात बहुत तीव्रता से उठाई जा रही है। और जब हमने ये सुना कि महिलाओं को चाकू-छुरी तेज़ करके रखना चाहिए घरों के अंदर, तो वो जो भले घर की लड़की है, संस्कारी लड़की को लव-जिहाद से भी बचाना है, ब बाकी सारा डिस्कोर्स जो समाज में चल रहा है, ये अच्छी बात है भारत के समाज के लिए कि ये अभी फ़िल्मों में उस तरह से परिलक्षित नहीं हुआ है। अभी चीज़ें जो हैं वो सावरकर के ऊपर फ़िल्म या इसके गोडसे के ऊपर फ़िल्म या कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्मों तक ही पहुँचा है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम वहाँ तक पहुँच जाएँगे जहाँ पर इस तरह की प्रोपेगेंडा फ़िल्में भी बनेंगी जिसमें इंडोक्ट्रिनेशन एंड सेंसिटाइज़ेशन जिसे कहते हैं, वो होगा। पता नहीं ये शायद मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जहाँ फ़िल्में बनती होंगी वहाँ पर हुआ या नहीं। ईरान की फ़िल्में तो मुझे बहुत लिबरेटिंग लगती हैं। वहाँ तो फ्रीडम के लिए लड़ाई है, वहाँ असर्शन है, महिलाएँ अपने हुकूक के बारे में बात कर रही हैं। तो भारत में देखिए एक चीज़ है बहुत दिलचस्प है कि भारत में बहुत से वर्गों ने जो अधिकार अपने लिए सोचे ही नहीं थे, वो एक झटके में नेहरू और अंबेडकर ने उनको संविधान में दे दिए। जो अधिकारों के लिए हमने लड़ा ही नहीं। देखिए वेस्ट में लड़ाई हुई है, मुस्लिम कंट्रीज़ में महिलाओं ने लड़ा है, लड़ कर के हक जीता है, तो वो उसकी कदर जानती हैं, वो उस पूरे थॉट प्रोसेस और सोशल चर्निंग से गुज़री हैं। भारत में क्या हुआ है, हमारे नेता इतने अच्छे पढ़े-लिखे और अ, प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने दलितों को महिलाओं को, आदिवासियों को, बहुत सारी सबाल्टर्न कैटेगरीज़ को उस संघर्ष से बचाते हुए जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमें वो सारे अधिकार मिल गए जो अमेरिका तक में नहीं थे उस समय महिलाओं को। सफ़्रेज का जो अधिकार है और बाकी सारे अधिकार जो हिंदू कोड बिल आया उसमें जो महिलाओं को अधिकार मिला, जिसकी बाद में मुसलमान महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और अब हमने 3 तलाक को खत्म करवाया और ये सब हुआ। तो भारत के वो लोग, वो खासकर महिलाएं इस बात को अप्रिशिएट उस अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में नहीं कर पाई कि उनको जो अधिकार संविधान में बिना मांगे मिल गए वो कितने अहम है। तो अभी उसके लिए उनको बचाने के लिए नहीं, तो जो जो लड़ाई जब जब उन लव जिहाद का मामला बनाया जाता है झूठा और उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि जीवन साथी या इतनी ऑनर किलिंग्स होती हैं
या कपड़ा पहनना, क्या खाना है, क्या जिंदगी में क्या क्या रिश्ते बनाने हैं, इन सब के ऊपर भारतीय महिलाओं ने कभी कोई मूवमेंट नहीं खड़ा किया है। वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और वो हमेशा जो लड़की है, जो महिला है, उसकी अपनी निजी लड़ाई बन जाती है। वो एक, और उसी का डिपिक्शन फिल्मों में भी रहा है, कोई मूवमेंट जैसा। मुझे याद है एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, एक प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं थी वो दिल्ली में इकट्ठी हुई थी, इसलिए कि उनको समाज में दोबारा से पुनर्स्थापित सम्मान कैसे किया जाए, क्योंकि वो पीड़ित हैं, वो विक्टिम हैं, और उनका ऑस्ट्रेसाइजेशन हो रहा है, वो अलग थलग हो गई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत क्रांतिकारी बात थी कि रेप पीड़ित महिलाएं बाहर आए और ये कहें कि हमें रीस्टैब्लिश और री अडॉप्ट किया जाए सम्मान के साथ। तो ये एक चीज दिखी थी। LGBTQ मूवमेंट में मुझे कुछ दिखता है कि हाँ, उसमें सब लोग आते हैं, वो सिर्फ महिलाओं का नहीं है, वो सारे जेंडर्स का है। महिलाओं का जहां तक सवाल है, मैं यही कहूंगी कि हमारे समाज में जो बाइनरी है, अपर कास्ट, अपर क्लास, एजुकेटेड, अर्बन, वर्किंग, प्रिविलेज्ड महिला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो महिला मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये जो महिला है अभी, यही शी इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। जो सबॉल्टन महिलाएं हैं, जैसा सौम्या ने भी इसको टच किया है, सबॉल्टन महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, और जो इंटरसेक्शनैलिटी है वंचितताओं की, महरूमियों की, वो इंटरसेक्शनैलिटी का जो लेयर्ड और नुएंस्ड एग्जिस्टेंस है महिलाओं का, वो अभी बहुत कम सामने आया है। वो लगातार नदारत है, गायब है। और जो मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी, पार्टी नाम था शायद उसका। अब वहां पर जो महिला किरदार थे वो सशक्त किरदार थे, और उसमें वीक किरदार भी थे, और सशक्त भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन वो जो क्लास था उसी का अलग अलग रूप हम देख रहे हैं। सौम्या ने कहा मुसलमान महिलाएं, मैं तो बड़ी मुसलमान महिलाएं देख रही हूँ। मैं टाइगर सीरीज में मुसलमान महिलाएं, पठान में, जवान में, और आपके ये राजी फिल्म आई, तो उसमें जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं, लेकिन वो तो उनका एग्जिस्टेंस तो एक रेजिमेंटेड और मिशन मोड का जो एग्जिस्टेंस होता है, उसमें ना मर्द आजाद होता है ना महिला आजाद होती है। वो एक मिशन मोड में काम करने वाला जो ग्रुप है, उसमें चाहे वो डिम्पल कपाडिया का किरदार हो और चाहे वो दीपिका पादुकोण का किरदार हो, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, लेकिन वो मिशन मोड वाला मामला है। तो ये वाली इन फिल्मों में, या अभी एनिमल में भी एक बाद में जो महिला इंट्रोड्यूस की जाती है, जो उसको शायद धोखा देने आती है, वो मुसलमान किरदार है, और वो प्लांट की जाती है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये तो हर जगह हैं, लेकिन जी, और उससे कहा जाता है कि मेरे जूते चाटो। जी जी जी, उससे कहा जाता है कि जूते चाटो। जी हाँ, और वो तैयार थी। तो ये जो कठपुतली किरदार हैं, जो एक खास तरह से जो प्लांटेड होते हैं, ये तो भरपूर हैं, लेकिन अभी तक जो एक एग्जॉटिकनेस अटैच्ड है नॉर्मल मुस्लिम महिला या नॉर्मल क्रिश्चियन महिला के साथ में, क्योंकि ये उन धर्मों से आती हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। ये सिख, बौद्ध या जैन महिलाओं के साथ, ये आइडेंटिटी के साथ ये अटैच नहीं है, ये एग्जॉटिकनेस। तो ये वाली जो है उससे अभी भी डील कर रहा है बॉलीवुड, और कर नहीं पाया। लेकिन एक सबसे जरूरी बात यहाँ पर कहनी है कि इतना महंगा माध्यम है, इसमें जब तक प्रोड्यूसर और पैसा लगाने वाली महिलाएं नहीं होंगी, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों वाली फिल्में ही, और मुझे लगता है कि जब महिलाएं भी अगर प्रोड्यूस करेंगी तो भी वो बाजार के जो और समाज का जो प्रेशर है उससे कितना ही निकल सकती हैं, तो वो मुश्किल लगता है। इंटरसेक्शनैलिटी की मैं बात कर रही थी, मुझे OTT पे बहुत ज्यादा वो नजर आती है। OTT में दहाड़ जैसी फिल्म है जिसमें मतलब सीरीज है जिसमें बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है और इतना नुएंस्ड और लेयर्ड कैरेक्टर है जी, मजा आ जाता है देख करके। वो कई चीजें एड्रेस हो रही है वहां पर, और उम्मीद मुझे वहीं से है। जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उन सब के तहत फॉर्मूला बना रहेगा, हिट होने की जो जरूरत है वो बनी रहेगी। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन एक बड़ा अच्छा फलक है, बड़ा अच्छा पैनोरामा है, उसमें हर तरह की महिला है। आप फैशन फिल्म याद कीजिए, फैशन ही थी ना जिसमें दोनों थे, हाँ, उसमें आप
महिला होने से ना कोई फरिश्ता हो जाता है, ना कोई देवदूत हो जाता है, ना कोई बुराइयों से परे हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है महिला का, ये बहुत अच्छा है। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो फेमिनिज्म का जो क्राइसिस है इस समय, वो भी यही है, जो वोकिज्म का जी, क्राइसिस है वो भी यही है। और ये सब हमें नजर आ रहा है आपने बहुत कि दिलचस्प बात पे दिलचस्प मोड़ पे ला खड़ा है, इसको अपने फेमिनिज्म से जोड़ दिया है। सौम्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात संक्षेप में रख जी, लें, फिर मैं मैथिली जी के पास जी, जाऊँगा। जी, बहुत छोटी-सी चीज़ कहना चाहती हूँ। देखिए, किरदारों का होना जो शिवा जी ने जहाँ बात छोड़ी है, खाली किरदार का होना काफ़ी नहीं है। किरदार किस तरह से दर्शाया जा रहा है और वो क्या कर रहा है बहुत ज़रूरी है। तो फ़ैशन की फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि बात हुई उससे उस फ़िल्म से मुझे मेजर दिक्कत है क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि उसने करियर चूज़ किया, अपनी मर्ज़ी का करियर चूज़ किया, ऐसा करियर चूज़ किया जो ऑलरेडी पैट्रियार्कल नज़र से देखा जाता है। तो जस्टिफाइड है कि मतलब शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, सक्सेस के लिए कुछ भी करा तो जस्टिफाइड है जो उसकी स्ट्रगल है और जिस तरह से वो दोबारा गिरती है और फिर एक बार उठती है क्योंकि मतलब फिर उसके फादर का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से हमारी फिल्मों ने कई बार ये गलती करी है कि हम कैरेक्टर सही उठाते हैं, लेकिन हम उसे पेट्रियार्कल गेज से देखने लगते हैं। बात गेज की है, जी, खाली जी। रिप्रेजेंटेशन की नहीं। लेकिन इसमें बाकी जो बातें शिवा जी कंगना ने की कही जो वो बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दो फिल्में जो आई, फर्स्ट एंड सेकंड, कंगना की मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें डबल रोल भी है, वो क्या तनु वेड्स नाम है मनु, उस फिल्म? तनु वेड्स तनु मनु। वेड्स। उसमें जो कैरेक्टर है, जो ये वाला जो मेन कैरेक्टर है, वो कितना प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है। और किसी जो एंटी फेमिनिस्ट और एंटी जेंडर राइट्स जो पूरी लॉबी है, वो उसको इस्तेमाल करने वाली है कि ये महिलाओं को अगर आपने मौका दिया या उनको छूट मिली, या जब वो असर्ट करती हैं, दे आर पैरासाइटिक, वो कुछ नहीं करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एम्बेरस करेंगी और सिर्फ वो लेना जानती हैं, देना नहीं जानती। जी, तो ये वाले कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि जिन पर नजर रखने की जरूरत है कि ये कौन लिख रहा है, कौन गढ़ रहा है। जी, जी, शिवा जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया नुक्ते निकाले हैं। मैं मैथिली जी आपके पास आता हूँ। आपने मुझे याद है आपने एक बहुत शानदार किताब लिखी है मिलेनियल जो महिलाएँ हैं, खास तौर से सिनेमा के संदर्भ में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस गेज़ की बात सौम्या कर रही हैं और जो शिवा जी ने बात उठाई, सौम्या ने खास तौर से जो एक बात कही कि दलितों के बारे में दलित महिलाएँ, दलित निर्देशक सामने आए, महिला निर्देशक सामने आएँ और मुसलमानों के बारे में मुसलमान महिला निर्देशक सामने आए, तो शायद बात कुछ बेहतर हो। क्या आप उस राय से सहमत हैं? या आपको लगता है कि नहीं भई अगर कोई गुरदत्त भी अगर कोई फ़िल्म बना रहा है या कोई पुरुष भी बना रहा है, कोई श्याम बेनेगल या कोई केतन मेहता बना रहे हैं, तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मिर्च मसाला में अगर उन्होंने दिखाया एक महिला का स्ट्रगल दिखाया और उसकी बगावत दिखाई, वो किस तरह से अपने सिस्टम से बगावत करती है, कैसे विद्रोह करती है, वो दिखाया। या जो बिमल रॉय दिखाते या जो सत्यजीत रे ने दिखाया चारुलता में या और फ़िल्मों में। तो वो जो चीज़ें हैं, वो क्या ये कहना सही होगा कि नहीं साहब महिलाएँ ही महिलाओं को देख सकती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये फिर व वही बात आ गई कि सिर्फ़ दलित ही दलितों के बारे में सोच सकते हैं, मुसलमान ही मुसलमानों के बारे में सोच सकते हैं। क्या ये ठीक होगा कहना? अनम्यूट कर लीजिए मैम। सुनाई दे रहे सबको? नमस्कार। सौम्या और शिवा जी ने एक अच्छे इंटरेस्टिंग डाउट इस पर पैसेज पर उसने रुका है। तो आपने मुझे मिलेनियल वुमन, मैं कभी भी देखती हूँ कि फिल्म इज लाइक अ हिस्ट्री। तो एक पुरानी फिल्मों की एकोज रहते ही हैं कि दूसरी तरफ से, क्योंकि वो अपनी आजकल की कंटेम्प्रेरी समाज को रिफ्लेक्ट किधर से भी, वो तो वो इन्फ्लुएंसेस रहती है। फिल्म्स आर नेवर ट्रेंड सेटिंग, दे फॉलो ट्रेंड्स इन सोसाइटी। एक एड गुरु ने मुझे एक बताया था कि एड्स ऑल्सो दे नॉट रेवोल्यूशनरी। हम जो है समाज में उसकी पकड़ते हैं जो ट्रेंड है, तो हम ट्रेंड क्रिएट नहीं करते हैं कि ये बोलते हैं कि ये आप याद रखो। फिल्म्स भी क्योंकि ये कमर्शियल मीडियम है, वो भी जो सोसाइटी में जो चल रही है आजकल के, क्योंकि ये सब एक चीज से मैं सहमत हूँ कि ऑल सब वर्किंग वुमेन, अर्बन, अपर क्लास, अपर कास्ट, उनकी नजरिया सही होती है। और कभी कभी उसे विस्तार करने के लिए आप थप्पड़ में देखिए। थप्पड़ में देयर आर 3 अदर वुमेन, तापसी पन्नू और
एक लॉयर है, वो भी, और मच मोर ऑफ एन अपर क्लास, और उनकी जो घर में काम करती है उसकी स्टोरी भी। तो वो तीनों, क्योंकि जब भी आपको आपकी थीम को वाइडन करने का है तो आप हर वर्ग के समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव फिल्म में लाते हैं। तो ये कभी कभी टोकनिज्म भी हो जाती है। आप जाके अर्थ देखिए, महेश भट्ट की अर्थ, उसमें भी शबाना की कैरेक्टर, उसके घर में रोहिणी हथंगड़ी जो उसके घर में काम करती है, उसको उसका जैसा उसकी बेटी का परवरिश करने का उसका जो आधार मिलता है। मतलब कि पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक फिल्म में नहीं बता सकते। मुझे इसमें लगता है कि जो लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा थी, जो भोपाल में सेट हुई थी, उसमें वेरी इंटरेस्टिंग 4 women राइट फ्रॉम रत्ना पाठक शाह, वो मैच्योर वुमन जो उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज का लिबर्टी मिले, उस सोच को भी बंद कर देते हैं कि वो एक एज होने के बाद वुमन बिकम्स डिसेक्सुअलाइज्ड। तो और उधर जो कंकना प्ले करती है कि मुस्लिम वुमन जो वेरी ऑपरेसिव मैरिज में है, उसको ये इसके तो उसका हस्बैंड को क्या, इसको ही डजंट इवन वांट टू यूज ए कॉन्डम बिकॉज ही थिंक्स इट्स हिज राइट कि बच्चे पैदा करना, वो मशीन जैसी। और द ब्यूटी पार्लर वाली, और एक मुस्लिम घर की लड़की जो लिपस्टिक बुर्खा पहन के निकलती है और बाद में कॉलेज जाने के बाद शी वांट्स टू बी विद द इन क्राउड। तो एक छोटी शहर में, मतलब भोपाल इज नॉट ए छोटा शहर, बट इट्स नॉट दिल्ली और बॉम्बे और बैंगलोर, ऐसी सिटी नहीं है। मुझे उसमें भी एक वुमन डायरेक्टर है, उसका भी। और मुझे ये नहीं एग्री करती हूँ कि a woman will be more sensitive than a man कि उसका रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी देखिए जो पैरेलल सिनेमा की बात हुई है, उसका एक शैडो आपको इंडी सिनेमा में मिलती है, मगर आजकल की इंडी सिनेमा वालों ने पैरेलल सिनेमा वालों से अलग है। वो पैरेलल सिनेमा वालों को नाच गाना was like associated only with mainstream सिनेमा। आज अब देवडी देखिए, देवडी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ डू यू कंटेम्परराइज अ क्लासिक। देवदास को और वाकई बहुत अच्छा आपने मिसाल लिया, बहुत बढ़िया जी। हाँ, उनका आप उधर की देवडी में आप पारो देखिए, देवडी में चंदा देखिए, चंद्रमुखी, वो फिल्म जो क्लासिक फिल्म है, उसमें वो लोग सब अपने खुद की नहीं, सब देवदास के लिए सब अपने, मतलब उनकी वो त्याग भाव और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करके वो सब इसकी सेवा में लगी हैं, उसको उद्धार करने के लिए या उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। मगर आप देवडी देखिए तो उसकी पारो तो शी इज वेरी बोल्ड। जैसे उसमें पहली फिल्म में वो रात को देवदास से मिलने आती हैं सुचित्रा सेन, और वो डर जाता है। हाँ, इधर ये क्योंकि दे वांट प्राइवेसी, वो आपको वो इमेज याद है, साइकिल पर जाते एक बिस्तर लगा के खेतों की तरफ जा रही है। सो शी इज फ्री टू एक्सप्रेस हर सेक्सुअल डिजायर। और जो चंद्रमुखी का कैरेक्टर, वो भी कि शी इज फ्रॉम मिक्स बैकग्राउंड, मदर इज अ फॉरेनर, फिर भी और प्रिविलेज क्लास से है, मगर शी बिकम्स लाइक ए टोटल आउटकास्ट फ्रॉम सोसाइटी ना, क्योंकि वो जो वायरल हो जाती है जो पब्लिक स्कूल का वीडियो, उसने कंटेम्प्रेरी का जो इंसिडेंट्स हुआ है वो सब जोड़ के एक ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनाइज देवदास की कैरेक्टर। एंड उसमें अभय देओल उसने बोलते हैं आई एम अ स्लट, यू नो, वो मानता है कि वो बहुत वीक कैरेक्टर है और सो डिपेंडेंट ऑन वुमेन। और आप अपने साहेब बीबी का गुलाम का आप देखिए, साहेब बीबी और गैंगस्टर, उसमें तो एकदम छोटी बहू बिकम्स छोटी रानी, जो वो भी अल्कोहलिक और उसके ड्राइवर के साथ उसका ये रहती है, मगर फिर भी शी इज लॉयल टू हर क्लास, नॉट टू द मैन इन हर लाइफ। बोलते थे क्लास इज परमानेंट, ये जो रिलेशनशिप है ये आता है जाता है, मतलब दैट इज हर।
So these are, I think, very bold experiments in storytelling. देव डी का तो people have either hated it or liked it. और मैं बोलूंगी कि बिमल रॉय की बेटी रिंकी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. शी सेज आई लव देव डी. मैं समझी वो अपनी वो बोलते हैं कि इतनी सच ए रेवोल्यूशनरी फिल्म जो इतना बदलाव आ गया है वो फिल्म वो में. बिल्कुल सही आपने कहा. वो बहुत अच्छा एक बिल्कुल नया इंटरप्रिटेशन था महिला किरदारों का, खास तौर से देवदास का ही नहीं. मतलब आपने जो पारो का जिक्र किया, माही गिल ने जो किया था, या कल्कि ने जो किरदार निभाए, दोनों ने बहुत, और अनुराग की पूरी सोच उसमें दिखती है किस तरीके से उन्होंने कहा. तो वहीं पर वो एक गेज का सवाल भी आता है. अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ. आप जो है वो किन प्रतीकों या किन उदाहरणों से इस चीज को बताना चाहेंगे, महिला किरदारों के जो चित्रण में जो तब्दीली आई है? हम जब बात करते हैं मदर इंडिया से लेकर के, फिर उसके बाद आपके पास में मदर इंडिया से मिस यूनिवर्स तक सब कुछ हमारे पास है, और उसमें तमाम चीजों में बदलाव आया है, और माँ के किरदार भी बदले, बहन का किरदार भी बदला है, खासतौर से प्रेमिका का किरदार भी बदला है. तो वो जो औरत है जिसके बारे में आज हम बात करें कि नहीं, वो शादी करना उसके लिए जरूरी नहीं है, बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, और वो समाज में अपने हिसाब से खड़ी हो रही है. और उसका चूंकि मैंने जिक्र किया था लापता लेडीज में भी वही है कि लड़की शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो एक जैविक फार्मिंग का कोर्स करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है. उसको लगता है कि मुझे पढ़ना है, खेती करनी है, और आगे बढ़ना है, कुछ और करना है. तो सारे सब कुछ पारंपरिक होते हुए भी, उस परिवेश में होते हुए, मध्य प्रदेश के किसी छोटे से या छत्तीसगढ़ के किसी छोटे से गांव की लड़की, लेकिन वो अल्टीमेटली किस तरीके से वो विद्रोह करती है अपनी परंपरा से. तो ये जो चीजें हैं, इनके बारे में आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे अजय जी? अनम्यूट कर लीजिए. आप सभी को नमस्कार. और देखिए, पर्दे पर नायिकाएं जिस तरह से बदली हैं उसमें बहुत सारी बातें हो गई, और मैथिली जी ने, शिवा ने, सौम्या ने, सबने उस पर बात की है. मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, काफी लोगों से मिलता जुलता हूँ, इंडस्ट्री को नजदीक से देख रहा हूँ, तो मैं एक दूसरे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसकी अमूमन बात नहीं होती है. शिवा ने जरूर अपनी बातचीत में उसका जिक्र किया था कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फिल्में बना कौन रहा है, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए. तो मैं उसी पहलू की बात करूंगा. आज आप किसी भी फिल्म के सेट पे चले जाइए, आज से 20 साल पहले और आज की स्थिति में ये परिवर्तन आ गया है कि लगभग 50-50 और कहीं कहीं 60% महिलाएं मिल जाएंगी सेट पे, जो काम कर रही हैं, जो सिर्फ पर्दे पर सामने नहीं आ रही हैं, पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, और सारे प्रमुख जिम्मेदारियां निभा रही हैं. वो प्रोड्यूसर होने की बात करें, सारे अभिनेत्रियां जो पॉपुलर अभिनेत्रियां हैं, एक करीना कपूर को छोड़ के सब प्रोड्यूसर बन गई हैं. चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, अनुष्का शर्मा हो, आलिया भट्ट हो, तापसी पन्नू हो, अनुष्का शर्मा नाम लिया मैंने. तो ये सारे सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी महिलाएं फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं. और इनकी फिल्में जब आप देखेंगे तो उन फिल्मों में निश्चित रूप से महिलाओं का गेज, महिलाओं के विषय वैसी फिल्में बन रही है. चाहे वो डार्लिंग्स की बात करें, चाहे छपाक की बात करें आप, चाहे और अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं लापता लेडीज की बात करें, ये सब इस वजह से हो रहा है कि ये खुद कमांडिंग पोजीशन में है, खुद को तय कर रही हैं कि मुझे कैसी फिल्में चाहिए और कैसी फिल्में बनानी है. यहीं पर मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा जहां सावधान होने की जरूरत है कि आज देश में सबसे ज्यादा फिल्में जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको हेड कर रही है एक महिला जिनका नाम है नीता अंबानी. जियो फिल्म्स ने पिछले 2 साल में 50 से अधिक फिल्में प्रोड्यूस की हैं. वहां उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर या जो हेड है वो ज्योति देशपांडे हैं. ये दोनों महिलाएं हैं. बावजूद इसके वहां से कैसी फिल्में आ रही हैं. तो सिर्फ महिलाओं का कमांडिंग पोजीशन में आ जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस तरीके की फिल्में चूज कर रही हैं, कैसी फिल्में ले करके आ रही हैं. कुछ लोग पुराने सेटअप में, ट्रेडिशनल सेटअप में रहते हुए भी बहुत अच्छी फिल्में दे करके गए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो. ये तो हुआ है. मैं जो ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वही ये है कि महिलाएं आज इस पोजीशन में हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि फिल्मों के पर्दे पर जो दिख रहा है उसके अलावा वहां भी तय कर रही है और बाकी चीजें भी तय कर रही हैं. आज शाहरुख खान को संभालने का उनकी सचिव जो है वो पूजा डडलानी है. शाहरुख खान की सारी एक्टिविटीज वो कमांड करती है. अक्षय कुमार की सारी एक्टिविटीज कमांड करने वाली जेनेविया है, वो एक लड़की है. इस तरीके से आप
किसी भी स्टार का, चाहे वो महिला स्टार हो या पुरुष स्टार हो, उसके आसपास उसके जो उनके नजदीकी ग्रुप होता है जो उनको संभालता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उनका पीआर हो, चाहे वो बाकी एक्टिविटीज हो, ये सारा काम महिलाएं कर रही हैं। और इसकी वजह से जो फर्क आ रहा है, प्रोडक्शन में फर्क आ रहा है, पर्दे पर फर्क आ रहा है, कहानियों में फर्क आ रहा है। महिलाएं इतनी ज्यादा कहानियां लिख रही हैं अभी के दौर में। महिलाओं के, अभी जिसकी बात कर रहा है लापता, उसको किसने, स्नेहा देसाई ने लिखा है। स्नेहा देसाई के होने की वजह से और हाँ किरण राव के होने की वजह से वो फिल्म ऐसी बनी है। ठीक है, मूल कहानी विप्लव की है शायद, तो वो उसने कहानी दी, उसके बाद से ये सारा विस्तार हुआ है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे ये होता जा रहा है। मुझे याद है 15 साल पहले ही लगभग मैंने अमिताभ बच्चन से हमने बात की थी और यही महिला दिवस का मौका था, तब मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने भी ये बात तब कही थी। 15 साल पहले वो परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं सेट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे लड़कियां मिलती हैं, वो आकर के मुझे डिक्टेट करती हैं, मुझे आदेश देती हैं, और उनके संबोधन में कहीं अमित जी नहीं होता है। अमिताभ आपको ऐसा करना है, अमिताभ आपको ऐसा करना है। तो एक जो बराबरी का सेंस है, आप जैसे ही जी लगाते हैं, या ये हिंदी की परंपरा है और हिंदी का पत्रकार होने की वजह से आज तक लोग मुझे, चाहे अमिताभ बच्चन या जो धर्मेंद्र हो, वो भी जी बोलते हैं। एक हिंदी का पत्रकार होने के साथ ही वो फ्यूडलिज्म वाला चक्कर आ जाता है। कोई लाख कहने के बावजूद लोग अजय नहीं कर पाते हैं, जबकि मैथिली जी को हमेशा लोग मैथिली बोलते होंगे, कोई मैथिली जी नहीं लगाता होगा क्योंकि वो अंग्रेजी के पत्रकार हैं। ये सब बायस चलते हैं। मेरा यही कहना है कि बहुत कुछ बदल चुका है, सिनेरियो चेंज हो चुका है, महिलाएं सब कुछ तय कर रही हैं। अब कहानियों के स्तर पर जब ये परिवर्तन आ जाएगा और जब वे निर्देशक के तौर पर भी आ जाएंगी सामने, जो कि छिटपुट रूप से अभी दिख रही है, ये एक बड़े फोर्स के तौर पर आएंगी और तब निश्चित रूप से कहानियां बदल जाएंगी, बदल रही हैं, ऑलरेडी बदल रही है। अभी 90s का दौर याद करें या 80s का दौर याद करें, उससे काफी परिवर्तन हो चुका है। और एक जो डिस्पैरिटी थी पैसों की, सिर्फ पर्दे पर एक्टर एक्ट्रेस में वो डिस्पैरिटी अभी भी है, लेकिन उसके अलावा फिल्म के किसी भी दूसरे फील्ड में अगर एक कोरियोग्राफर महिला है और एक कोरियोग्राफर पुरुष है तो दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं। हाँ, उनके अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से उसमें कमोबेश होता रहता है। वैसे ही अगर एक मेकअप आर्टिस्ट महिला है या पुरुष है तो उसको बराबर के पैसे मिलते हैं, जो 20 साल पहले तक नहीं मिलते थे। वहां भी देखा, और यहाँ तक कि जो पर्दे पे आने वाली नायिकाएं ही हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हो या दूसरे लोग, ये बराबर का पैसा ले रहे हैं। पिछले दिनों में एक अभिनेत्री, जो भारत की पहली अभिनेत्री जिसने पर्दे पर काम किया था मूक फिल्म में, मोहिनी महिषासुर में, जिनका नाम था कमलाबाई गोखले। कमलाबाई गोखले की कहानी में पढ़ रहा था। कमलाबाई गोखले हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी अपने जमाने की। उनको अपने अभिनेताओं, अपने समकक्ष अभिनेताओं से ज्यादा पैसे मिलते थे। इसलिए भी मिलते थे उस जमाने में क्योंकि कोई महिला एक्ट्रेस बनने को तैयार नहीं होती थी, उसको अच्छा काम नहीं माना जाता था। लेकिन अब 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के हम देख रहे हैं कि महिलाएं वो पैसा हासिल कर रही हैं, बराबरी ले रही हैं। उनको भी अब वैसा वैनिटी वैन, इंडिपेंडेंट वैनिटी वैन मिलता है। पहले वैनिटी वैन उनको शेयर करना पड़ता था। जी, एक वैनिटी वैन में 2 कंपार्टमेंट होते थे। आपने जिक्र किया जिस महिला का, मेरे ख्याल में उनके बारे में शायद ज्यादा लोग न जानते हों, ये बात सच है। लेकिन ये कि जैसे सुरैया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सुरैया के बारे में बहुत कुछ, और आजकल तो काफी लिखा जा रहा है इतिहास के, फिल्म इतिहास में, तो सुरैया के बारे में 2 किताबें आ रही हैं। जी, अपने समय की सबसे महंगी एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो अभिनेताओं से ज्यादा पैसे लेती थी। जिस तरीके से उनका जो एक रुतबा था फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से ज्यादा उनकी, मतलब जो मेल स्टार्स हुआ करते थे, वो उनसे ज्यादा मतलब रुतबा था उनका। ये आपने बहुत बढ़िया ढंग से कुछ चीजों को रखा है कि किस तरह से महिलाओं की ज्यादा भागीदारी ने बहुत कुछ बदला है। फारूक साहब, आपके पास आता हूँ। ये जो चीजें हमारे बाकी साथी पैनलिस्ट ने कही हैं, आपकी राय में जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जो मूल बात हम कर रहे हैं कि कितनी बदल गई है हमारी जो पर्दे पर जो स्त्री आती है, वो कितनी बदल गई है जब से हम देख रहे हैं। खास तौर से अगर हम मूक सिनेमा से ही लेना शुरू कर दें
और वो मदर इंडिया वाला फेज वहां से स्टार्ट करें, और आज की जब हम लापता लेडीज की बात करें, लापता लेडीज का जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म है, उसमें कई सारी बहुत सारी चीजें जो बड़े सटल ढंग से कही गई, लेकिन उनके मायने बहुत जब जैसे वो एक घूंघट के बारे में एक डायलॉग है कि घूंघट में आगे नहीं दिखता है, नीचे दिखता है, या आगे नहीं देखना है, नीचे देखना है केवल। तो ये जो चीजें हैं और उसको किस तरीके से वो लड़की डिफाई करती है, या सास बहू आपस में कह रही है कि क्या हम आपस में दोस्त बन सकते हैं, बाद में जब वो बाद में एक जगह बैठ के बातें कर रही है, कह रहे हैं हम दोस्त बन सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमारे मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी परिवेश में खास तौर से मध्य वर्ग में और लोअर मिडिल क्लास में जिस तरीके का रहा है, कस्बाई जीवन में रहा है कि डोमिनेट करती हैं महिलाएं, बहुओं पर डोमिनेट करती हैं सास, लेकिन उस चीज को वो बदल रही है, वो एक थिंकिंग, और वो महिला किरदार आके बदल रहे हैं। यानी हमने 50 के दशक से लेकर के आज तक के दशक की जितनी भी नायिकाएं देखी हैं बहुत सारी, और किरदार देखें, जिसमें बंदिनी का जिक्र किया यहाँ पर सौम्या जी ने, देवदास का जिक्र आया, विमल रॉय वाली देवदास का जिक्र भी आया, और देवडी का जिक्र भी आया, और बहुत सारी ऐसी हीरोइनों का जिक्र, जैसे कंगना रनौत की फिल्म का जिक्र आया, तनु एडमनु का, जो खासतौर से जो दूसरी उसकी कड़ी थी। बहुत सारे ऐसे रोल आए हैं जिनमें दिखाया गया कि हाँ, महिला कैसे बदल रही है। आपसे पारक साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम ये देखते हैं क्रमिक विकास महिला किरदारों का, तो क्या आपको लगता है कि क्या जो बात यहाँ कही जा रही है कि महिला निर्देशक होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, या महिलाएं उसको देखेंगे, दलित महिला के बारे में दलित महिला लिखे या फिल्म बनाए, या मुस्लिम महिला बनाए, या ये जो है एक अलग तरह की सेंसिटिविटी का मामला है, जैसे गुरुदत्त ने साहब बीबी और गुलाम बनाए, तो उन्होंने जो मजली बहू का किरदार दिखाया, वो बिल्कुल एक अलग तरह का किरदार है। आप क्या कहेंगे? सबको नमस्कार। ये जो आपके आखिरी बात है कि महिलाएं अगर महिलाओं पर फिल्में बनाए, या दलित पर बनाए, या मुसलमान पर बनाए, मेरा मानना है कि ये कोई नियम तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इसके साथ साथ यह जरूर मानता हूँ कि वो बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसे पहलू जरूर जुड़ेंगे जो शायद बाहरी को मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बाहरी व्यक्ति को शायद उस तरफ ध्यान न जाए। ठीक है, बाहरी व्यक्ति का मतलब सिर्फ यह है कि बहुत सारी जैसे मतलब ये बात मीराबाई ने भी महसूस की थी, घायल की गति घायल जाने। तो ये जो चीज है कि एक दलित की पीड़ा जो महसूस करता है, या एक धार्मिक अल्पसंख्यक जो महसूस करता है, वो शायद बहुसंख्यक न करे, या एक स्त्री जो दर्द महसूस करती है, वो पुरुष जो 24 घंटे उसके साथ रहता है, पिता पुत्र भाई की तरह, पति की तरह, लेकिन उसके बावजूद वो महसूस नहीं करता। ये तो सच्चाई है, इसलिए वो अगर करे तो निश्चित रूप से कई सारे नए पहलू आएंगे। लेकिन हमें यह कहते हुए भी इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस संघर्ष की शुरुआत, मुक्ति की शुरुआत, चाहे स्त्री की मुक्ति की हो, चाहे दलित की मुक्ति की हो, या धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता हो, इन सबों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने भी की है। पुरुषों ने उसमें बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ऐसी रचनाएं की है, साहित्यकार हैं तो ऐसी रचनाएं की है। हम प्रेमचंद को कैसे भूल सकते हैं, या रविंद्र को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद कि बाद में जो स्त्री रचनाकार आई, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट लिखा और कई नए पहलू सामने रखे। यही बात मेरे ख्याल है फिल्मों के बारे में भी है कि फिल्में में भी बहुत सारी ऐसी स्त्री फिल्मकार आ रही हैं जो बिल्कुल नए ढंग से उसे देख रही हैं। लापता लेडीज की हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा विस्तार से बात करने की गुंजाइश होती तो देखते कि वो बिल्कुल एक नए तरह के नजरिए से, और उसमें कई जगह ऐसे महसूस होता है कि जिन बातों की तरफ ध्यान दिया गया है वो केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसके लेखन से और उसके निर्देशन से महिलाएं जुड़ी हुई है। और महिलाएं कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी महिला यह कर सकती है, नहीं, उसके पास वह समझ होनी चाहिए, वह संवेदना होनी चाहिए जो कि दूसरों से उसे अलग करे, और जिसके द्वारा वो ये बताए कि चीजें इस तरह से भी देखी जा सकती है। बहरहाल अब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो 3 पहलू हैं जिसके द्वारा मेरी ख्याल हिंदी सिनेमा में
स्त्रियों की अभिव्यक्ति यानी स्त्री पात्रों की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। वो है 3 चीजें। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 स्त्री का श्रम से संबंध, मेहनत से या कामकाजी स्त्री, और नंबर 3 स्त्री पुरुष संबंध। अगर आप इन 3 चीजों को देखें तो मेरा अपना मानना है कि ये 3 चीजें हिंदी सिनेमा में पिछले करीबन खास तौर पर आजादी के बाद के सिनेमा में इसकी जो अभिव्यक्ति हुई है वह बिल्कुल उस तरह से हुई है जैसा कि मैथिली जी ने कहा था, जैसा कि हमारे समाज में बदलाव हो रही थी, और वो बदलाव जो है वो फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो फिल्म वाले उसे ऐसा रिफ्लेक्शन चाहते थे या नहीं चाहते थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उनकी इच्छा के बावजूद, उनकी अनिच्छा के बावजूद, उनकी मतलब वो उसके बारे में क्या सोच रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लगता है कि समय का जो दबाव था वो उन फिल्मों में व्यक्त होता है। अब हम शुरू से करें, जैसे किसी समय 1970 से पहले की अगर आप फिल्में देखें तो परिवार क्या है? परिवार है जॉइंट फैमिली, और उस जॉइंट फैमिली को, संयुक्त परिवार को ग्लोरीफाई करना, ये बहुत आम था। उस समय दक्षिण से आने वाली बहुत सारी फिल्में इसी तरह से बनती थी। एकल परिवार कोई आदर्श नहीं था सिनेमा के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि केवल एकल परिवार ही दिखने लगा और जॉइंट फैमिली गायब हो गई। उस जॉइंट फैमिली खत्म होने का जो मातम मनाया जाता था मेहरबान में, बाबी में और बहुत सारी फिल्मों में, दो रास्ते में वगैरह, वो धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो गया और उसकी जगह एकल परिवार आने लगा। बागबान। और उसके बाद में क्या हुआ? वह एकल परिवार में मुख्य मुद्दा क्या बना? आपस में तलाक का। तो तलाक को इवन गुरुदत्त जैसा फिल्मकार जो है मिस्टर एंड मिसेज 55 में तलाक को एक तरह से बुराई के रूप में रखता है। अब क्या स्थिति है? अब तलाक फिल्मों में बहुत सहज हो गया है, कोई उस पर मातम नहीं मनाता। तलाक हो रहे हैं, फिल्मों में ऐसी नायिकाएं आ रही है जिन्होंने जो पतियों से अलग हो गई है और अलग रह रही है। बहुत सारी ऐसी नायिकाएं आ रही है जो शादी नहीं करना चाहती, यानी कि किसी चीज की जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस दुनिया से हम आज इस दुनिया में पहुंच गए हैं जहां स्त्रियों ने अपना वह दुनिया छोड़ दी है पीछे। विवाह अब उनके लिए आदर्श नहीं है। अब उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है अपनी स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता को एक दूसरे ढंग से देखें। मदर इंडिया की नायिका जो है वो एक श्रमशील महिला है, किसान है। आप देखिए कि 1957 में आजादी के 10 साल बाद में एक ऐसी नायिका हिंदी सिनेमा में आती है जो अपने परिवार को अपने कंधे पर चलाती है। और जो बात शिवाजी ने पोस्टर के माध्यम से कही थी, उस समय की 2 फिल्मों की मैं चर्चा करूंगी जिनके पोस्टर, अभी यहाँ पर मदर इंडिया का पोस्टर आया जिसमें नरगिस के कंधे पर हल है, और दूसरा मुगले आजम का ध्यान याद कीजिए। मुगले आजम में अनारकली ऊपर से नीचे तक जंजीरों से जकड़ी हुई। अब आप जब उन चीजों को देखें, यानी कि ये महज इत्तेफाक नहीं होते हैं, ये फिल्मकार के दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो जो नहीं कहना चाहता वो भी फिल्मों में कह दिया जाए और शक्तिशाली ढंग से कह दिया जाए। मैंने तो एक पोस्टरों पर एक लेख भी लिखा था कि किस तरह से उस समय के पोस्टर जो हैं वो उन फिल्मों के विचार को अभिव्यक्त करने के माध्यम बने। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये श्रम को अगर इस दृष्टि से देखें तो जो प्रेम कहानियां बनती थी, रूमानी प्रेम कहानियां, उस रूमानी प्रेम कहानियों में स्त्री और पुरुष जो प्रेम करते थे उसकी परिणति उनके विवाह में होती थी, जिसमें बीच में एक खलनायक होता था और विवाह होकर कहानी खत्म हो जाती थी।
बहुत कम फिल्में ऐसी थी जिसमें लड़कियां या स्त्री जो है कामकाजी थी, लेकिन वो उनका कामकाजी होना या तो महज इत्तेफाक होता था। जैसे आवारा फिल्म में नरगिस जो है वकील होती है, लेकिन वो उस कहानी की जरूरत थी। वो मतलब ये नहीं कह सकते कि वो एक कामकाजी महिला है, लेकिन धीरे धीरे जो कामकाजी महिलाएं आई वो ज्यादातर वे आई जिन्हें घर परिवार की जरूरतों के कारण काम की तरफ जाना पड़ा, नौकरी की तरफ जाना पड़ा। आप बंगला के अंदर वो जो फिल्म थी ऋत्विक घटक की, उसे याद कीजिए, या हिंदी में तपस्या थी, या और इस तरह की कई फिल्में हैं जिसमें कोमल गांधार, कोमल गांधार, कोमल गांधार, कोमल गांधार नहीं, कोमल गांधार नहीं, वो फिल्म स्वर्ण रेखा, चलिए मेघे ढाका तारा, हाँ मेघे ढाका तारा। तो मेघे ढाका तारा में जो है और ये उस समय के दौर की है, यानी कि वे अपनी इच्छा से काम की तरफ नहीं जा रही है, वो घर की जरूरत के हिसाब से जा रही है। और स्थिति यह है कि वो इतनी महत्वपूर्ण जरूरत बन जाती है कि मृणाल सेन की एक फिल्म के अंदर नायिका जो काम करने वाली है रात भर घर से बाहर रहती है, घर वाले परेशान हैं, और जब सुबह वो लौटती है तो घर में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उससे ये पूछे कि तुम रात भर कहाँ थी, क्योंकि वो पूरा घर जो है उस पर निर्भर था। लेकिन एक तीसरी स्टेज आई जब कामकाजी होना स्त्री की पहचान बना। अब वो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, यानी लड़की है तो वो काम करेगी, ऐसे कैरेक्टर बहुत सहज हो गए। यहां तक सहज हो गए कि वेकअप सिड जैसी फिल्म देखिए, जहां पर एक निकम्मा अमीर लड़का जो है उस लड़की से प्रेरणा लेता है जो नौकरी करती है, और उसे लगता है कि मुझे बदलना चाहिए, और वो बदलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पूरी यात्रा है। अब यात्रा कहां तक पहुंच गई है? यात्रा यहां तक पहुंच गई है कि वो उस तरह के डायलॉग जो अब हमें बचकाने लगते हैं, मैं अपवित्र हो गई हूं, मेरा हाथ मत लगाओ, इस तरह के डायलॉग अब आपको फिल्मों में ये सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शारीरिक पवित्रता को लेकर जो ग्रंथियां बनी हुई थी वो ग्रंथियां अब नहीं है। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे समाज के अंदर बदलाव हुआ है, ये कहीं बाहर नहीं हुआ है, ये समाज में बदलाव हुआ है। सिनेमा तो उसे अपने ढंग से जाने अनजाने रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो उसका रिफ्लेक्शन है वो अगर उसको हम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम उसके प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने नहीं की। लापता लेडीज पर मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। लापता लेडीज कई 3 मानों में मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। नंबर 1, जिसे बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है, जो शायद आज के विषय से उतना जुड़ा हुआ ना हो, वो यह है कि गांव अब भी सिनेमा के लिए संभावना है, जिसे लगभग भुला दिया गया था। उसे इस फिल्म ने एस्टेब्लिश किया है कि न केवल गांव पर आप फिल्म बना सकते हैं, गांव पर आप पॉपुलर फिल्म बना सकते हैं, गांव पर आप ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो लोगों को पसंद आएगी, और ऐसे कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं आप। मतलब गांव पर आखिरी फिल्म बनी थी लगान, और उसके बाद में पीपली लाइव, ये छोड़ दे, कुछ अपवादों को छोड़ के, तो पॉपुलर सिनेमा ने गांव को लगभग भुला दिया था। लेकिन इस फिल्म ने गांव को एक तरह से नायक की तरह एस्टेब्लिश किया है। दूसरी चीज यह है कि इसमें जो चरित्र हैं, खासतौर पर स्त्री चरित्र, वो स्त्री चरित्र यह बताते हैं कि अभी भी हम इतनी लंबी यात्रा, जिस यात्रा की मैंने चर्चा की, इस लंबी यात्रा से गांव पीछे छूट गए। गांव नहीं है उसमें,
जिन स्त्रियों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लिए अब विवाह महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए दैहिक संबंध को लेकर कोई कुंठा नहीं है, लेकिन हमारे गांव तो अब भी वही है। उनको आजादी की जरूरत है, और वो आजादी कोई बाहर से नहीं लाएगा। वो आजादी तो उन्हीं के बीच से आएगी, उन्हीं के अनुभवों से आएगी। वो जो चाय बेचने वाली मंजू टी स्टॉल है, वो इस फिल्म का दिमाग है, स्त्री का दिमाग है। और वो एक तरह से अगर उसके नजरिए से इस पूरी फिल्म को देखें, तो हम इस फिल्म के इस महत्व को समझ सकते हैं। ये कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो ये बताती है कि जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अब भी घूंघट को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, जो अब भी ये मानती है कि पति का नाम नहीं लिया जा सकता है, जो अब भी फोटो तक खिंचाने में घूंघट निकालती है, जहां घरों के अंदर देरानी जेठानी सास बहुओं में वही पुराने तरीके के संबंध है, वहां पर हर चीज में एक नए नजरिए से देखने का प्रस्ताव किया जा रहा है। जहां वो कहती है कि क्या हम आपस में सहेलियां नहीं हो सकती? घर में स्त्री की इच्छा का भी कोई महत्व होता है क्या? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हम गांव छोड़िए, हम अपने मध्य वर्ग कस्बाई मध्य वर्ग परिवारों में ये सब कुछ देखते हैं, और हमें इतना सहज लगता है, वो इतना सहज लगता है कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। ये जी। फिल्म है कि आप भी देखिए अपने घर में, अपने चूल्हे में, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी आसपास की दुनिया को, तो आपको आपने मालूम सही कहा, आपने सही कहा परख साहब। लापता लेडीज का जो आपने जिक्र किया, दरअसल ये फिल्म इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, आपने कहा क्रांतिकारी फिल्म नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, और वह उन मैसेजेस की पैकेजिंग इतनी अच्छी ढंग से की गई है कि वो कहीं आपको बोझिल नहीं लगते, उसमें कहीं कोई लेक्चरिंग नहीं है। लेकिन मैथिली जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक चीज जो मैथिली जी। कही थी, एक फिल्म जी आई जी। थी, वो उसका नाम था द चेंज मेकर्स। दो जर्नलिस्ट ने मिलके जो पर्दे के पीछे हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंटिन्यूटी गर्ल, सिनेमाटोग्राफर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट, और ये जो लाइटिंग करते हैं ना फिल्म स्टूडियोज में, जो वो ऊपर वो लैडर्स के ऊपर सब चल के, उसकी फादर लाइटिंग थे। वो लड़की भी बचपन से देखी है, उसकी नाम भूल जाती हूँ। द चेंज मेकर्स, 21 women who are behind the scenes, जो हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। वो एक बहुत कि ये है कि वो लोग का इन्फ्लुएंस भी कहाँ आ रहा है। अभी जुगी चतुर्वेदी को ही देख लीजिए, ये कितनी परिवर्तन लाए है अपनी एक फिल्म्स के बारे में, जो सब्जेक्ट्स चीज जो परख साहब ने कहा था कि गांव गायब हो गए हैं, ये भी एक छोटी फिल्म है, सांड की आंख। उधर देखिए आप, जो दो दादियां जो जाके वो शूटिंग के दौरान, ये तो एक जैसा एक पैराबल जैसा था, मगर आपको गांव की जो घर की जो ये है ना पेट्रियार, उसको तो बिना उन्हें बता ये सब ये दो औरतें जाती है, और आखिर में जब भी एक पोती को मिलती है कि यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप इसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ये दादी बोलती है तुम जाओ। तो ये जो वो लोग तो एक ब्रिक किल में काम करते हैं। तो ये जो फिल्म ये नहीं चली, मगर वो तो इम्पोर्टेंट फिल्म थी, जो वो आर्थिक व्यवस्था जो इसमें होती है, गांव में होती है, और जो ये दो ओल्ड लेडीज, जो एक जेठानी देवरानी है, वो दोनों जाते हैं अपनी नाम ये लाते हैं कि घर में और किसी को, मैन को पता नहीं वो कहाँ जाके क्या कर रही है। बस यही कहना। स्वामी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में तो पटाखा भी थी जो बहुत जबरदस्त थी जो आई थी। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने पोस्टर्स का जिक्र किया था शुरुआत में, वो ये है कि जब हम औरतों के बारे में बात करें तो हम बॉडी पॉलिटिक्स को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो जब 50s के पोस्टर्स आप देखिए तो आपको वैजंती माला का चेहरा, आपको वहीदा रहमान का चेहरा एक
एक बहुत ही स्पेस ऑफ प्रोमिनेंस में नजर आता था। जैसे जैसे वो कहानियां बदली, औरतें ऑर्नामेंटल होती चली गईं, फिर उनके बैक शॉट्स, क्लीवेज शॉट्स, ये सब आने लगे पोस्टर्स पे। फिर साहिब बीवी और गैंगस्टर का क्योंकि बात हुई, आप एक बार उसका पोस्टर उठा के देखिए, आपको सिर्फ माही गिल की बेयर बैक नजर आती है, लेकिन मर्द हैं जो पोस्टर्स पे हैं। तो बॉडी पॉलिटिक्स, बॉडी की जगह, किसकी गेज, किसका डिजायर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी परिवेश में जब हम पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन के बारे में भी बात करें। मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी लापता लेडीज की बहुत सारी बातें कर ली हैं, मुझे लगता है कि द पॉलिटिक्स ऑफ द बॉडी एंड सेक्सुअलिटी, ये सारी थीम्स अभी भी हमें इंडी सिनेमा में ही नजर आ रही है। मतलब एक लिपस्टिक अंडर माय बुर्का है जो ओल्डर जनरेशन में एक औरत के सेक्सुअल डिजायर की बात कर रही है, कितने लोगों ने देखी होगी? ये सारी कॉन्वर्सेशंस मेन स्ट्रीम में आने बहुत जरूरी हैं। और while OTT is making its presence felt, वही बात हो जाती है कि OTT is हम लोग तो। लेकिन एक जब 50s में जब हम सिनेमा के बारे में सोचते हैं, हम जब ये देखते हैं कि बंदनी जैसी फिल्म रिलीज हुई और सबने देखी, सुजाता जैसी फिल्म जिसमें कास्ट आई, सबने देखी, कास्ट का नैरेटिव ही नहीं है हमारे सिनेमा में, और औरतों के कॉन्टेक्स्ट में खासकर, तो मुझे लगता है कि इंटरसेक्शनल सिनेमा के लिए इंटरसेक्शनल जगह होनी बहुत जरूरी है, और वो जगह हमें बनानी होगी। तो शायद जैसे वो शुरुआत हम अपने प्रोग्राम से कर सकते हैं कि अगली बार एक हम ऐसे कमेंटेटर को लेकर आए जो उस समाज का हिस्सा है जिसकी रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और आपने जो विषय, आपकी बातचीत से जो विषय निकले हैं उनके बारे में भी निश्चित तौर पर हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में कोशिश करेंगे कि हम उन पर भी चर्चा करें। जो आपने बॉडी पॉलिटिक्स की बात की है, सेक्सुअलिटी की बात की है। मैथिली जी, आप कुछ कहना चाह रही, प्लीज खत्म करें क्योंकि मुझे अपना समय हो चुका है। जी बताएं। एक आधा 3 सेकंड वो जो सौम्या ने कहा कि बॉडी पॉलिटिक्स, जो 60s 70s आप देख रहे थे डांस सीक्वेंसेस में औरत की बॉडी फ्रैगमेंट हो जाती थी कि कैमरा जूम करती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो आज भी कभी कभी नजर आती है, मगर अच्छा हुआ वो चली गई है अभी। उसका ऑटोनॉमी ऑफ अ बॉडी उसको गई नहीं है। आप शीला की जवानी उठा के देख लीजिए, ये आपने जो कहा गई नहीं है। इस पर देखिए, सौम्या कह रही गई नहीं है, इस पर हम हमारी सॉरी लंबी चर्चा हो सकती है। आपने जो कहा उससे मुझे मतलब देखिए, मुझे एनिमल फिल्म याद आ गई। देखिए ऐसा है, एनिमल फिल्म का हीरो जो है वो कहता है ना, फिल्म की चर्चा मैं भी करना चाहूंगा जी। हाँ, एक फिल्म भक्षक आई थी जो लोग कम देख पाए। हाँ, उसमें एक सीन है, बहुत जबरदस्त सीन है। ये पत्रकार है, आती है देर रात में, उसका पति बैठा हुआ घर में डाइनिंग टेबल पर, कहता है तुम इतनी देर से आई हो, मैंने खाना तक नहीं खाया है। और उस लड़की का जो जवाब है कि यार भूख लगी है तो उसका इंतजाम करो तुम, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और एक सीटी मारना है, खिचड़ी बना लो। ये हाँ, खिचड़ी शब्द नहीं इस्तेमाल करती है वो, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और एक सीटी मारना है। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा संवाद है, ये अननोटिस गई फिल्म इसलिए कि चली नहीं, और फिल्म वैसे कमजोर थी, जो जिस मुद्दे को लेकर बनी थी वहां नहीं गई। लेकिन ये दूसरा मुद्दा जो उसने पकड़ा था वर्किंग विमेन का, और उसके साथ परिवार में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या उसके बहनोई जिस ढंग से उससे ट्रीट करते हैं और जैसे जवाब देती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। ये चेंजेज है जो नायिकाएं बदल रही हैं। जी बिल्कुल। और ये जो सिनेमा कैमरा वर्क की बात करी अमिताभ जी, आखिरी पॉइंट, जो कैमरा वर्क की बात हो रही है ना, मतलब जो मैथिली जी कह रही है कि हम बदले, बहुत जरूरी है। लेकिन आप कंपेयर करिए, आपको जो हेलेन के मूवमेंट्स में कैमरा दूर होता था, लेकिन शीला की जवानी में वो जो मर्द एक्स्ट्रा डांसर्स हैं वो कटरीना कैफ की बॉडी पर हैं लिटरली। इट्स सच इंक्रोचमेंट ऑन बॉडी एंड ऑन ऑटोनॉमी, एंड हमें वो गाने आज ही मिल रहे हैं। मैं तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से, क्या है ये? तो बॉडी, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, अभी ये आइटम सॉन्ग का सीन खत्म हो गया है। देखिए, आइटम सॉन्ग का सीन खत्म हो गया है। आपने जो कहा है उस पर, ये सारी अपने आप में एक विषय है जिन पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले अपने कार्यक्रमों में किसी एक कार्यक्रम में इन चीजों पर भी बात करें।
क्योंकि एनिमल जैसी फ़िल्म आती है और वो अपनी तमाम बहुत सारी आपत्तिजनक बातों के बावजूद सुपरहिट हो जाती है। उससे पहले कबीर सिंह आई थी, कबीर सिंह का हीरो भी बिल्कुल उसी तरह का था जिसके खिलाफ हम आज चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आज की बातचीत जिस मुद्दे पर थी उस पर आप सबने अपनी राय बहुत पूरे ढंग से रखी और बहुत सारे पहलुओं को छुआ। इस बहुत दिलचस्प बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे।